चलिए तेज रफ्तार खबरों के बाद स्पेशल रिपोर्ट का रुख करते हैं। आज 23 सितंबर है। कल रूस और यूक्रेन के बीच जंग को ठीक 19 महीने हो जाएंगे। सोचिए 19 महीनों से दो मुल्क वॉर जोन में एक दूसरे को तबाही का तोहफा दे रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश जंग खत्म करवाने में जुटे हैं, लेकिन पुतिन है कि मानते ही नहीं। आपसे कुछ घंटे पहले अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे ये लगने लगा है कि रूस और यूक्रेन की जंग रुकने की बजाय और ज्यादा भड़कने वाली है, क्योंकि अमेरिका पहली बार अपना सुपर योद्धा यूक्रेन भेजने को राजी हो गया है। पहली बार पुतिन को डराने वाली खबर आई। अब और भीषण होंगे हमले और होगी तबाही। एक फोन, एक फैसला, मॉस्को में खौफ आई। अब यूक्रेन करेगा रूस में घुसकर स्ट्राइक। अभी तो जंग एक तरफा थी, अब होगा महासंग्राम। यूक्रेन पहुंच रहा है अमेरिका का बारूदी सुल्तान। उन्नीस महीने बाद तैयार हो गया विध्वंसक लश्कर। आएगा बारूदी बवंडर, टारगेट पर पुतिन का शहर। बाइडेन का ऐलान, प्रोजेक्ट MGM एक्टिवेटिंग। आधी रात वॉर रूम में पुतिन की इमरजेंसी मीटिंग। महाविनाश का नया अध्याय बहुत जल्द दिखेगा। अब यूक्रेन नहीं, अमेरिका का महायोद्धा लड़ेगा। कौन है वो अमेरिका का सुपर योद्धा? क्यों अमेरिका ने उसे 19 महीने तक यूक्रेन की जंग से दूर रखा? आखिर क्यों अमेरिका के एक फैसले की वजह से मॉस्को में पुतिन को इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी? और क्या है प्रोजेक्ट MGM, जिसकी वजह से रूस के कई शहर खतरा महसूस कर रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दिन शुक्रवार, तारीख 22 सितंबर, जगह सेवास्तोपोल, क्रीमिया। रूस की नौसेना को भनक तक नहीं थी कि यूक्रेन की ओर से इतना बड़ा हमला भी हो सकता है। सेवास्तोपोल शहर की सीमांत पर यूक्रेन ने मिसाइल अटैक कर दिया। हमले की खबर मॉस्को पहुंची तो हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस बिल्डिंग को यूक्रेन ने टारगेट किया था वो कोई मामूली बिल्डिंग नहीं थी। वहां रूस की महाशक्तिशाली ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। नौसेना के जिस बेड़े पर व्लादिमीर पुतिन को गुमान है, जिस समुद्री लश्कर को ब्लैक सी का अपराजय योद्धा माना जाता है, उस फ्लीट के हेडक्वार्टर को यूक्रेन ने एक हमले से दहला दिया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का दावा है कि इसमें 9 लोगों की मौत हुई है और 16 लोग घायल हुए हैं। अब पुतिन के लिए बैड न्यूज यह है कि इस हमले में रूसी नेवी का एक कमांडर भी मारा जा चुका है। लेकिन पुतिन के लिए बैड न्यूज सिर्फ यही नहीं है। वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पुतिन और पुतिन की सेना के होश उड़ गए हैं, क्योंकि 19 महीने तक जेलेंस्की को नाना करने के बाद अमेरिका ने अपना महायोद्धा यूक्रेन भेजने का मन बना लिया है। इस महायोद्धा का नाम है MGM 140। अमेरिका ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की फौज को देकर बहुत भयंकर गलती कर रहा है। अगर यूक्रेन ने गलती से इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस की सरजमीन पर कर दिया तो हो सकता है कि बदले में रूस भी
यूक्रेन के ऊपर अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइलों का इस्तेमाल करे। इससे इस युद्ध की विभीषिका बहुत बढ़ जाएगी और हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी हो जाए। ये 21 सितंबर की तस्वीरें हैं। व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बड़ी देर तक बात हुई। बातचीत खत्म हुई तो पता चला कि अमेरिका यूक्रेन को $325 मिलियन के हथियार और गोला बारूद देगा। इस महाडील में आर्टिलरीज का जिक्र था, एमुनिशन का जिक्र था, एंटी टैंक मिसाइल से लेकर सुपर डेडली अब्राम टैंक्स का भी जिक्र था। लेकिन एक विनाशक हथियार के बारे में व्हाइट हाउस ने चुप्पी साधी थी। इस चुप्पी को अमेरिकी मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज ने तोड़ दिया। अमेरिका की एनबीसी न्यूज ने यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई सीक्रेट डील पर बड़ा खुलासा किया है। एनबीसी न्यूज ने 3 यूएस ऑफिशियल्स और एक बड़े अमेरिकी सांसद के दावे के आधार पर बताया है कि पहली बार अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहा है और उस मिसाइल का नाम है MGM-140। जेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात का अंजाम MGM-140 डील होगी, ये पुतिन ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि 19 महीने से जारी जंग में हजारों बार जेलेंस्की ने अमेरिका से लंबी दूरी वाली मिसाइलें मांगी, हजारों बार हाथ जोड़े, लेकिन अमेरिका नहीं माना। अगर एनबीसी का खुलासा सही है तो यकीन मानिए ये महाविध्वंसक MGM-140 मिसाइल महाविनाश का नया चैप्टर ओपन करने वाली है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज में रूस के कई बड़े शहर आ चुके हैं। MGM-140 का यूक्रेनी सैनिकों के पास पहुंचने का क्लियर कट मतलब है कि रूस में कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका ने बोला है कि वो यूक्रेन की मदद करता रहेगा। यूक्रेन ने बोला है कि अगर अमेरिका उनकी मदद नहीं कर रही होती तो वो जंग में हार जाते। और इसको मैं बेसिकली रूस और अमेरिका की जंग मानता हूं, प्रॉक्सी वॉर, और बीच में आ गया यूक्रेन, तो यूक्रेन पिस रहा है बस। अब बात ऐसी है कि अमेरिका तो मदद करती रहेगी। क्या हम ये कहें कि अमेरिका इस जंग में अभी कूद चुका है? नहीं, मैं अभी भी ये नहीं मानता कि अमेरिका इस जंग में फॉर्मली ऑफिशियली कूद चुका है। नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये जो बाइडेन साहब ने पहले ही डिक्लेयर कर लिया था। तो ये मुझे लग रहा है ऐसा ही आग में घी डालने का काम करेंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है। आखिर MGM-140 मिसाइल को जंग का गेम चेंजर क्यों माना जाता है? क्यों मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग और कजान से लेकर वोल्गोग्राड तक टेंशन का करंट क्यों दौड़ने लगा है? आइए इसको समझते हैं। MGM-140 मिसाइल को हथियारों की दुनिया में द आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम माना जाता है। इस बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया की नंबर 1 हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है, लंबाई 13 फीट है और व्यास 24 इंच। इस मिसाइल के दम पर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने खाड़ी के युद्ध, अफगानिस्तान की जंग और इराक की लड़ाई में दुश्मनों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। रूस के जो शहर यूक्रेनी सैनिकों के रडार पर हैं, वहां हमले करके यूक्रेन ने अपनी जुर्रत जाहिर कर दी है। अब सोचिए, जिस दिन यूक्रेनी सैनिकों को अमेरिका की MGM-140 मिसाइल मिल गए, उस दिन बॉर्डर लाइन से 300 किलोमीटर के अंदर बसे रूस के शहर खौफ के साए में रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यह भरोसा दिया है कि अमेरिका बहुत जल्दी ही यूक्रेन को एटाकमस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से लैस करने जा रहा है। गौरतलब बात यह है कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS लगा हुआ है। ज़रूरत के मुताबिक यह दुश्मन के ऊपर 300 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार कर सकती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के एनिमी के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक्स साइट्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है।
अमेरिका से आए गुड न्यूज को सुनकर यूक्रेन के सोल्जर गदगद हैं। जोश इतना हाई है कि 22 सितंबर को हुए बड़े हमले के बाद 23 को भी सेवास्तोपोल शहर में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। जिस क्रीमिया को पुतिन ने ताकत के दम पर यूक्रेन से छीना, उसी क्रीमिया को अब यूक्रेन दहला रहा है। पुतिन का धैर्य भी जवाब दे रहा है। क्रेमलिन के वॉर रूम में मीटिंग्स का दौर जारी है। क्या पता यूक्रेनी सैनिकों के पास MGM 140 मिसाइल पहुंचने से पहले रूस कोई बड़ा हमला कर दे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भारत विरोधी बयान देना बहुत भारी पड़ गया है। कनाडा के बाहर तो पहले ट्रूडो को खरी खरी सुनाई जा चुकी है, अब कनाडा के अंदर के लोग भी ट्रूडो को जमकर कोस रहे हैं। कनाडा के एक बड़े सीनियर राजनेता ने जस्टिन ट्रूडो पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। दावा किया है कि ट्रूडो ने इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़कर भारत पर आरोप लगा दिया। इस खुलासे के बाद जासूसी नेटवर्क वाले एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में ट्रूडो के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है। Credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. शर्मनाक, अफसोसनाक और आला दर्जे की नादानी। ट्रूडो के इस बयान पर दुनिया यही कह रही है, क्योंकि कनाडा में रहने वाले जिस टेररिस्ट की मौत के लिए ट्रूडो भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगा रहे थे, उसी कनाडा के अंदर और ट्रूडो के एक साथी ने कैमरे पर ऐसा खुलासा किया है, जिसे सुनने के बाद ट्रूडो मुंह छिपाए फिर रहे हैं। The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. अभी जिन्हें आपने सुना, इनका नाम है डेविड इबी। ये कनाडा के एक राज्य ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर हैं। कनाडा की सियासत में ट्रूडो की तरह ही एक्टिव हैं। इन्होंने एक बयान से ट्रूडो के खालिस्तान ज्ञान और भारत के खिलाफ आरोपों की हवा निकाल दी है। अब क्या ही कहा जाए, पढ़े लिखे ट्रूडो अगर इंटरनेट पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडे को पढ़कर अनाप शनाप कुछ भी बयान देने लगेंगे तो उसको सच थोड़ी न मान लेंगे। अब ये हुआ है कि कनाडा के अंदर ही ट्रूडो के बयान के खिलाफ आवाज उठने लगी। और ट्रूडो का सफेद झूठ इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि कनाडा फाइव आइज का एक सदस्य है। फाइव आइज यानी 5 देशों का वो गठजोड़ जो आतंक और खतरे को तुरंत भांप लेता है। फाइव आइज को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क माना जाता है, क्योंकि इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की खुफिया एजेंसीज जुड़ी हैं। फाइव आइज को दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क कहा जाता है। लेकिन ट्रूडो ने दुनिया के सामने झूठ बोलकर न सिर्फ खुद का कैरेक्टर एक्सपोज किया, बल्कि एक प्रतिष्ठित और काबिल खुफिया संगठन फाइव आइज का मजाक भी बना दिया। हरदीप सिंह निज्जर की बात हो रही है, खुद उसका बेटा ये कह रहा है कि मेरा बाप कनाडा की खुफिया एजेंसीज के संपर्क में था, यानी कि कनाडा गवर्नमेंट उसकी मदद कर रही थी। बुराई, अपराध, आतंकी दुनिया में जिस जगह भी मिले वहां उसे खत्म कर देना चाहिए। क्या अमेरिका ने ऐसा अफगानिस्तान में अल जवाहिरी के साथ नहीं किया? क्या अमेरिका ने ऐसे दूसरे देश में पाकिस्तान में जाके वहां पे ओसामा बिन लादेन को नहीं मारा? तुम्हारे लिए एक सेट ऑफ रूल्स और बाकी दुनिया के लिए दूसरे सेट ऑफ रूल्स। लिहाजा ट्रूडो ने पूरी फाइव आई एजेंसी को मुसीबत में डाल दिया है और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी पर फाइव आइज ने कई बार सराहनीय काम किया है। खुफिया जानकारी के दम पर कई आतंकियों पर शिकंजा भी कसा है, लेकिन ट्रूडो ने तो हद कर दी। वो एक खालिस्तानी आतंकवादी के लिए कनाडा की विदेश नीति को ताक पर रख बैठे। प्रोपेगेंडा में उलझकर भारत से पंगा लेने की गुस्ताखी कर बैठे। फाइव आइज अलायंस में शामिल है अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, जब ऑस्ट्रेलिया में गया तो उन्हें समझ में आ गया, ख़त्म हो गया। जब ये अमेरिका में गया उन्हें भी समझ में आ गया, ख़त्म हो गया करीब करीब। और जब यूके में गया तो थोड़ा समय लगा, मगर वहाँ भी कमज़ोर हो गया। लेकिन कनाडा के अंदर ये पनपता रहा। अब ट्रूडो का 2 अगस्त 2022 को किया ये ट्वीट देखिए। अलकायदा के सरगना
अयमान अल जवाहिरी की मौत पर ट्रूडो ने ट्वीट करके खुशी जाहिर की थी, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर जैसे हार्डकोर क्रिमिनल की मौत पर ट्रूडो खालिस्तानी कार्ड खेल रहे हैं। साफ है कि ट्रूडो जानबूझकर सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर हैं। और अब बात आदि शंकराचार्य की, जिनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा की तस्वीरें सबने देखी। अब उनके जीवन के संघर्ष यात्रा को फिल्मी पर्दे पर उतारने की तैयारी। फिल्म का ऐलान हो चुका है, बाकायदा एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। फिल्म को मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर बनाएंगे। ये फिल्म बड़े स्केल पर बनाई जाएगी। हालांकि फिल्म में आदि शंकराचार्य का रोल कौन निभाएगा, ये अब तक साफ नहीं है। आदि शंकराचार्य, वो नाम जिसके मूल में सनातन है। भारतीय संस्कृति का वो चेहरा जिसने महज 8 साल की उम्र में चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सनातन संस्कृति का वो पुरोधा जिसने केरल से केदारनाथ तक सनातन को नए सिरे से खड़ा किया, जिसने गोवर्धनपुरी मठ, जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी पीठ, रामेश्वरम, शारदा मठ, द्वारिका और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ धाम की नींव रखी। हिंदुत्व की वो विरासत जिसका दायरा ईसा से भी 500 साल पुराना है। हालांकि जन्म को लेकर तमाम मत और मतांतर हैं। सनातन की एक ऐसी अक्षर विरासत जिसके बारे में यूं तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन अब आदि शंकराचार्य के जीवन को फिल्मी पर्दे पर उतारने की तैयारी है। इस फिल्म का नाम होगा शंकर। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी AGPPL ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आदि शंकराचार्य पर बनने वाली फिल्म का पोस्टर जारी किया है। लगान, जोधा अकबर और पानीपत जैसी फिल्म बना चुके फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने अपनी नई फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है। आशुतोष गोवारिकर की नई फिल्म आदि शंकराचार्य के जीवन पर बेस्ड होगी, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए साझा की। पोस्टर में आदि शंकराचार्य को संत के रूप में दिखाया गया है, जिन्होंने हाथ में एक छड़ी पकड़ी है, जबकि उनके पीछे बड़ी संख्या में हाथ में हथियार लिए सैनिकों को दिखाया गया है, जो बताता है कि आदि शंकराचार्य पर बनने वाली फिल्म सनातन के लिए उनकी कोशिशों से जुड़ी है। इस फिल्म को आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और एकात्मा धाम के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य के जीवन पर फिल्म निर्माण को फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने गर्व का विषय बताया है। उन्होंने ट्वीट किया, शंकर के माध्यम से आदि शंकराचार्य के जीवन और ज्ञान को उजागर करने का अवसर पाकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आशुतोष गोवारिकर को ऐतिहासिक घटनाओं और चरित्रों पर फिल्म बनाने के लिए जाना जाता है। अगर मोहनजोदाड़ो को छोड़ दें तो आशुतोष गोवारिकर अपनी फिल्मों के जरिए कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। फिल्म शंकर के साथ ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। फिल्म में आदि शंकराचार्य से जुड़े वो तमाम पहलू दिखाई दे सकते हैं जिनकी जानकारी बेहद कम है। बताया जा रहा है कि आशुतोष गोवारिकर अपनी दूसरी फिल्म की तरह शंकर को भी बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अब तक साफ नहीं है कि फिल्म में शंकराचार्य का रोल कौन निभाएगा। दरअसल अभी तक फिल्म की कास्ट फाइनल नहीं हुई है। खास बात यह है कि आदि शंकराचार्य के जीवन पर फिल्म निर्माण का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के ओकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। साथ ही अद्वैत लोक का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया है। एकात्मता की मूर्ति स्थापित हो गई है। इसके बाद अद्वैत लोक का हमने भूमि पूजन कर दिया है। मेरे मन में यह भाव था कि आने वाली पीढ़ियां अद्वैत है क्या ये जाने, और इसलिए हम कोई ऐसी रचना करें कि एक सिरे से अगर हमारे बच्चे हो, नौजवान हो, वो घुसें और दूसरे सिरे से निकलें तो अद्वैत दर्शन उनके दिमाग, मन, मस्तिष्क और आत्मा में बैठ जाए।
इसको पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, लगातार ये विचार बढ़ता जाए। इसलिए अद्वैत लोक बनेगा जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। और इसके साथ साथ इसका एक महत्वपूर्ण घटक है आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान। मतलब एक ओर मध्य प्रदेश सरकार आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान के जरिए आदि शंकराचार्य के जीवन के बारे में युवाओं को शिक्षा देने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर आशुतोष गोवारिकर ने फिल्म के जरिए आदि शंकराचार्य की जीवन यात्रा को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। सुस्त अर्थव्यवस्था, ग्रोथ का नीचे गिरता हुआ ग्राफ, घटता एक्सपोर्ट, मार्केट से लगातार बाहर हो रहे विदेशी निवेशकों की लंबी होती लिस्ट। क्या ये चीन के लिए खतरे की घंटी है? क्या वाकई चीन कंगाली के कगार पर खड़ा है? क्या पाकिस्तान के बाद अब चीन की बारी? गरीबी की कगार पर दुनिया का दूसरा अमीर देश। नकदी संकट, बढ़ी बेरोजगारी, पड़ोस में मुश्किल भारी। इसमें कोई शक नहीं कि चीन की हालात खराब हैं, इकोनॉमी अच्छा नहीं करी, इन्फ्लेशन रेट जो है बहुत हाई है। जब बढ़ा डिफ्लेक्शन, सीमाओं पर बढ़ाई टेंशन। ताइवान पर अमेरिका से तनातनी, भारत से कई मुद्दों पर नहीं बनी। अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट, जिनपिंग के चीन का जादू खत्म। पिछले 3-4 महीनों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा निकाल लिया, शेयर मार्केट से काफ़ी पैसा निकल गया और वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया है। आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन खस्ता हाल, जिनपिंग की नीति पर उठा सवाल। साम्राज्यवादी चीन का पतन तय, ड्रैगन दिखा रहा सैन्य ताकत का भय। चाइना अब पूरे विश्व के लिए चुनौती बनता जा रहा है और इसी वजह से जो विश्व की जो औद्योगिक राष्ट्रों की जो विश्व की जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने सप्लाई चेन्स को वहां से विड्रॉ कर रही हैं। चीन में भूखमरी, फिर भी सीना जोरी। दिवालिया हो रही कंपनीज, बढ़ती बेरोजगारी और नकदी का संकट, ये चीन की मौजूदा तस्वीर है। वो पूरी दुनिया को डरा रही है। चीन की जनता के लिए हालात और ज्यादा मुश्किल बना रही है। लेकिन चीन की साम्राज्यवादी जिनपिंग सरकार घर में हालात बेहतर करने की बजाय पड़ोसियों को सैन्य ताकत का डर दिखा रही है। अब तक दुनिया में पाकिस्तान की कंगाली की चर्चा थी। आतंकियों को शरण देने वाले पड़ोसी देश की बदहाली की तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। लेकिन अब दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश चीन बर्बादी की कगार पर है। दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका है। अमेरिका की जीडीपी 23 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसकी जीडीपी करीब 18 लाख करोड़ डॉलर है, यानी भारत की जीडीपी से 4 गुना ज्यादा। फिर भी चीन संकट में फंसा है और उसकी ग्रोथ तेजी से कम हो रही है। मुसीबतें दोगुनी रफ्तार से ड्रैगन को जकड़ रही हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट देखी जा रही है। चाइना की जो विकास दर है वो घट रही है। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक हाल के एस्टिमेट के मुताबिक आने वाले वर्षों में चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4% के आसपास तक ही रहेगी। 2001 से अब तक चीन की अर्थव्यवस्था लगातार कभी पहले तो कभी दूसरे नंबर पर रही।
23 साल में पहले 17 सालों तक ड्रैगन की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा यानी नंबर 1 थी। 6 साल तक दूसरे नंबर पर रहा। 2014 में ग्रोथ रेट की रेस में भारत और चीन के बीच मुकाबला टाई रहा। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था 7.4% की रफ्तार से बढ़ी, लेकिन भारत ने कोरोना महामारी के दौरान चीन को पीछे छोड़ दिया और ड्रैगन अपने ही वायरस के जाल में फंस गया। यही चाइना दशकों तक औसत 9% की जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ता रहा और चाइना जाहिर है कि एक बड़ी इकोनॉमी बन के उभरा। लेकिन अब जिस तरीके से चाइना पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक्सपोज हुआ है, चाइना जिस तरीके से विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, उपनिवेशवादी और अवसरवादी व्यवहार को बढ़ा रहा है, चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं वो पूरे विश्व पर शासन करने की दिखाई देती हैं। ऐसे में चाइना अब पूरे विश्व के लिए चुनौती बनता जा रहा है। दुनिया के सामने संकट खड़ा करने वाला चीन अपनी ही नीतियों की वजह से कंगाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के देश अब चीन से अपना कारोबार समेटने लगे हैं, वहां की कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी वापस लेने लगे हैं। चाइना की इकॉनमी लगातार खराब से खराब होती जा रही है, इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं। इनफैक्ट साल के शुरू में दुनिया को लगा कि चाइना की इकॉनमी अच्छा करे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया, पर पिछले 3-4 महीनों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा निकाल लिया, शेयर मार्केट से काफ़ी पैसा निकल गया है और वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया है और यही कारण है कि आज दुनिया घबरा रही है। किसी भी देश की ताकत के पीछे उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार होता है। चीन उसी आधार पर भारत से आगे निकल गया था। चीन नहीं चाहता था कि भारत अर्थव्यवस्था की रेस में आगे बढ़े। उसे भारत की ताकत पसंद नहीं आती थी। हर वक्त रोड़े अटकाना, मुश्किलें खड़ी करना ड्रैगन की आदत बन गई थी। इसी रवैये की वजह से चीन हथियार बनाने और अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश में खुद को बर्बाद करने लगा। अब वहाँ हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कभी भी जिनपिंग के खिलाफ आक्रोश भड़क सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट आज से इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आज उसकी जो इकॉनमी है कि वो करीब 4 से 5% ही ग्रोथ कर रही है और ऐसे में इनकी एजिंग पॉपुलेशन है और ये देखते हुए कि अब चीन के अंदर बगावत हो सकती है, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। शी जिनपिंग बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं। एक महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को लेकर बड़ी चेतावनी दी थी। बाइडेन ने कहा कि चीन अपनी आर्थिक चुनौतियों के कारण टिक टिक करता टाइम बम है। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस चेतावनी के पीछे कई वजहें हैं। बेरोजगारी की बात करें तो अप्रैल में चीन में बेरोजगारी दर 20.4% थी, मई में 20.8%, जून में 21.3% और जुलाई में 21.3%। 16 से 24 साल के लोगों के लिए चीन में रोजगार हासिल करना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी बढ़ी तो चीन ने आंकड़ों को छिपाने का फैसला लिया और आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दी। ग्लोबल रिसेशन को लेकर ओईसीडी ने बड़ी बात कही है। ओईसीडी के मुताबिक कमजोर चीनी अर्थव्यवस्था अगले साल आर्थिक रिकवरी के रास्ते में बड़ा ब्रेकर साबित हो सकती है। ओईसीडी के मुताबिक पिछले साल ग्लोबल विकास दर 3.3% रही थी, लेकिन इस साल चीन की वजह से वैश्विक ग्रोथ रेट सुस्त होकर 3% रह सकती है। चीन इस समय में सबसे कठिन इकोनॉमिक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ उसका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट पर रोक लग गई है। वैसे भी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, साथ ही साथ काफ़ी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है और नया इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। यही कारण है कि वहाँ पर एक तरह से रियल एस्टेट फेल हो गया है, बाकी इकोनॉमी की बुरी हालत है, डिफ्लेशन है। सवाल है चीन बर्बाद क्यों हो रहा है। शंघाई में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सर्वेक्षण के मुताबिक निवेश के लिए चीन अब सबसे पसंदीदा देश नहीं रहा। ड्रैगन की साख में लगातार गिरावट आ रही है। सर्वेक्षण में शामिल 325 कंपनियों में से 2/3 कंपनियों ने कहा कि उनकी चीन को लेकर रणनीति को बदलने की तत्काल कोई योजना नहीं, लेकिन सर्वे में शामिल 5 से ज्यादा कंपनियों ने कहा कि वे इस साल चीन में अपना निवेश कम कर रही हैं। इसकी मुख्य वजह अमेरिका चीन व्यापार संबंधों में अनिश्चितता और चीन की विकास दर धीमी रहने का अनुमान है। चाइना के अंदर अनेकों ऐसे
कदम भी उठाए जा रहे हैं कि जिससे कि जो विदेशी कंपनीज के ऊपर जो वो शिकंजा कसने की कोशिश चल रही है। स्पाइनाज लॉ के आधार पर अनेक विदेशी कंपनीज को टारगेट करने की भी, उनको संकट में डालने की जो स्थितियां हैं वहां पर बनती हुई दिखाई दी हैं, और जिसकी की वजह से जो बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज हैं वो वहां से अब अपने आप को विड्रॉ कर रही हैं, वो अपने जो बेसिस को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वे में इस बात का भी खुलासा हुआ कि पिछले साल की तुलना में इस साल चीन की हालत ज्यादा खराब है। कोविड-19 महामारी को लेकर चीन की सख्त नीतियों का असर कंपनियों पर पड़ा था। चीन ने महामारी की मार से उबरने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रैगन का हर प्रयास बेकार गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि 70% विदेशी कंपनियां चीन में निवेश से पहले अब आर्थिक सुरक्षा चाहती हैं। चीन में यूरोपीय संघ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने साफ कह दिया है कि अब उसके सदस्य निवेश को दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य देशों में ले जा रहे हैं। चीन में कैश फ्लो की प्रॉब्लम तो है, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, लोगों के पास खर्चने के पैसा नहीं है, खर्चने के लिए पैसा नहीं है। वो आज डिफ्लेशन चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, नए जॉब नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, धंधा नहीं मिल रहा है, लोग एक तरह से पलायन हो रहा है, असंतोष की भावना है। और यही एक कारण मुझे लगता है कि आज चीन जो है दुनिया भर में गंदगी फैला रहा है, दुनिया भर में अपनी विस्तारवादी नीति को फैला रहा है। अगस्त में चीन के निर्यात में 8.8% की गिरावट आई और ये घटकर 287.87 अरब डॉलर पर पहुंच गया। निर्यात ही नहीं, आयात के आंकड़ों ने भी शी जिनपिंग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आयात एक साल पहले की तुलना में 7.3% गिरकर 216.51 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। चीन का ट्रेड सरप्लस घटकर अगस्त में 68.36 अरब डॉलर रहा, जबकि जुलाई में 80.6 अरब डॉलर था। शी जिनपिंग के सारे हथियार नाकाम हो गए। चीन की इकोनॉमी को रफ्तार नहीं मिल रही है, स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। चीन की अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है, लेकिन उसकी हेकड़ी कम नहीं हो रही। कोरोना काल के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था उठ नहीं पाई। शी जिनपिंग की हर कोशिश बेकार होती जा रही है, लेकिन उनकी हेकड़ी कम नहीं हो रही। रुक रुक कर भारत से उलझ रहा है तो ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से मुकाबले की तैयारी कर रहा है। चीन की जनता परेशान है, लेकिन ड्रैगन को उसकी फिक्र नहीं है, वो हथियार बनाने में जुटा हुआ है। जिस देश की जनता गुर्बत की खाई में समाती जा रही हो, उस देश की पहली कोशिश लोगों तक राहत पहुंचाने की होती है। जिस देश में नकदी से लेकर बेरोजगारी जैसा संकट विकराल हो रहा हो, वहां के हुक्मरान की पहली कोशिश हालात को बेहतर करने की होती है। और जिस देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरती जा रही हो, वहां की सरकार का पहला लक्ष्य रणनीति को मजबूत बनाना होता है। लेकिन चीन की तस्वीर इसके ठीक उलट है। हालात खस्ता हो रहे और शी जिनपिंग झूठी शान और सैन्य ताकत के सहारे पड़ोसी देशों को गीदड़ भभकी देने में लगे हैं। जमीनखोर चीन वक्त वक्त पर अपनी हरकत दिखाता रहा है। इसका उदाहरण तब भी सामने आया जब G20 सम्मेलन में शी जिनपिंग भारत नहीं आए। अपनी जगह उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग को भारत भेजा। यानी जिस देश की हालत डामाडोल हो रही, उस देश के राष्ट्रपति की हेकड़ी अभी भी नहीं गई है। शी जिनपिंग को लगता है कि चाइना को उसके ड्रीम को हासिल करने का समय आ चुका है। वो 2049 तक पूरे विश्व पर नंबर 1 बन जाना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। ताइवान को लगातार वो धमकियां चाइना के मिलिट्री के द्वारा दी जाती हैं। उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का लगातार इंकर्जन किया जाता है। मिलिट्री ड्रिल्स करके उसे लगातार डराने धमकाने की कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ये जो चाइना की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो उसके अति महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं। जिस देश का इतिहास जमीन खोरी और लालच की बुनियाद पर टिका हो, भला उसकी हेकड़ी इतनी जल्दी निकल भी कैसे सकती है। इसे इस बात से समझिए कि चीन शुरुआत से ही पड़ोसी देशों की जमीन हड़पता रहा है। चीन की 43% जमीन ऐसी है जो दूसरों से हथियाई हुई है। चीन ने 5 देशों की
41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। पड़ोसी देश की नापाक नजर भारत के 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर भी है। सीमा पर चीन और भारत की खटास नई नहीं है। वक्त वक्त पर टकराव की खबर भी आती है। जिस चीन को अपने घर के हालात पर आंसू बहाने चाहिए, वो अभी भी जमीन खाने की फिराक में जुटा है। वैसे भी चीन की ये आदत पुरानी है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ था, तभी इसे चीन जमीन खोरी करने या हड़पने में माहिर हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1947 में चीन ने दक्षिणी मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1949 में चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जा किया। चीन इसे शिनजियांग प्रांत बताता है। 1950 में चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला किया। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद ये चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। इसी तरह ताइवान, हांगकांग, मकाऊ जैसे देशों के हिस्से पर चीन लगातार कब्जा करता रहा है।